क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। वेलकम यू ऑल। देखो भाई क्या है कि फिगर दिया हुआ है, इसमें m1 और m2 की वैल्यू दी हुई है 5 kg और 2 kg, है ना भाई। और F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। दोनों ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में F लग रहा है जिसकी वैल्यू है 1 न्यूटन। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ईदर ब्लॉक। तो भाई देखो FBD पहले इसकी पूरी कर लेते हैं, है ना। M2 जो है 2 किलो का है, तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। कितना लगेगा? 20 न्यूटन mg, ठीक है, नीचे की तरफ। सिमिलरली M1 जो है 5 kg का है, तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना? 50 न्यूटन mg, राइट। टेंशन की बात करूँ तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ इस पे, और इस पे भी ऊपर की तरफ T, ठीक है। अब देखो भाई कौन सा भारी है मास? M1 जो है भारी है, यानी कि 5 किलो का है, और F जो लग रहा है वो तो बराबर लग रहा है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं M1 के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखता हूँ, तो लिखूँगा कि F यानी कि 1 प्लस 50 इज इक्वल टू मास 1 यानी कि 5 इंटू, सॉरी एक गलती हो गई, ये 1 प्लस 50 तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया, माइनस टी, है ना, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। मान लेते हैं कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसका ए है और M2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, ठीक। तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मैं M2 के लिए लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चूँकि ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा है, T माइनस 20 माइनस 1, ठीक है ना, इस F और 20 को माइनस किया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो T और T कट जाएगा, है ना, ये T और ये T कट जाएगा, माइनस 1 से 1 कट जाएगा, 50 माइनस 20 इज 30, 30 इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 है। तो A की वैल्यू क्या है भाई? 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन तो आ गया, पर मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो इस क्वेश्चन में टेंशन निकालने के लिए बोलता, ठीक है, तो टेंशन कैसे निकालेंगे? इस A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, जैसे लेट से इस इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, तो क्या आएगा? 1 प्लस 50। अब ये इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। 1 प्लस 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि 30/7। इससे t की वैल्यू क्या आ रही है? देखो t की वैल्यू आएगी 51 माइनस 150/7 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? देखो भाई 51 इंटू 7 357 माइनस 150, है ना, 357 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 7 0 और 2, तो 207/7 आएगा, ठीक है। ये आ गई मेरी टेंशन की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई टेंशन की वैल्यू। सुनते रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सुनना। क्या है मेरा टेंशन की वैल्यू? 207/7। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला लगा के टेंशन निकाल ले, जैसे अगर कोई टेंशन का फॉर्मूला लगा दे, एटवुड मशीन में आपको टेंशन का फॉर्मूला याद होगा, है ना। टेंशन का फॉर्मूला क्या है भाई? T इज इक्वल टू 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर कोई ये लगा दे तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता रहा हूँ, देखो भाई पहले तो निकाल लेते हैं, है ना। क्या आ रहा है? m1 की वैल्यू कितनी है भाई? 5, m2 की वैल्यू कितनी है? 2, इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया? 7। तो इससे क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 200, सॉरी 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200। तो 200/7 आ रहा है ना भाई। जबकि राइट आंसर इसका क्या है? 207/7। टेंशन की वैल्यू कितनी आई थी अपनी सॉल्व करने में? 207/7, जबकि फॉर्मूला लगा के गया है 200/7। क्यों गलत आया भाई? क्योंकि हमेशा फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखना है कि वो किस कंटेक्स्ट में वैलिड है।
इस कंटेक्स्ट में ये वैलिड है ही नहीं भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल एटवुड मशीन तो है पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है F1 और F1, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में अगर टेंशन निकालने के लिए बोलता तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बच्चे ये फॉर्मूला लगाते और उनका आंसर गलत आता, तो ज़्यादा समझ में आता कि क्यों फॉर्मूला याद करने के साथ साथ उस फॉर्मूले को लगाने के लिए जो वैलिड कंडीशंस होती है उनको भी याद रखना पड़ता है। इसीलिए फ़िज़िक्स में फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कुछ बेसिक फॉर्मूला याद करे हो तो ज़रूर उसका कंटेक्स्ट याद रखो दिमाग में, ठीक है ना। फॉर्मूला F और F अगर नहीं होता ये तो वैलिड होता, ठीक है ना। तो बस एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बता दिया। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। सब मिटा देते हैं, सब मिटा दिए। क्या है सेकेंड पार्ट? डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यूज टू एक्ट। क्या बोला है कि स्ट्रिंग ब्रेक हो गई और F जो है लगी रहा है। तो भाई जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक हो गई M1 और M2 में जो टेंशन लग रहा था, M1 और M2 के ऊपर जो टेंशन लग रहा था वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो M1 की FBD में क्या आएगा? एक तो M1G आएगा और दूसरा ये F का 1 न्यूटन आएगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A1, पहली बात तो नीचे ही होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे होएगा क्योंकि फ्री फॉल में आ गए हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M1 इंटू जी कितना है भैया? 50 + 1/5, ठीक है ना, टोटल फोर्स अपॉन मास। तो ये हो गया 51/5। जबकि अगर मैं M2 की बात करूँगा तो इस पर क्या क्या लग रहा है? एक तो M2G यानी कि 20 न्यूटन और एक 1 न्यूटन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? 21/2, ठीक है ना भाई। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है। भले ही दोनों फ्री फॉल में, एक्चुअल में फ्री फॉल में नहीं है ना, फ्री फॉल में इन द सेंस ग्रेविटी लग रही है और 1 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है उस पर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है। इस बात को नोट इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडीज़ जब फ्री फॉल में रहती है तो एक्सेलरेशन तो सेम आता है। तो भैया वो इसलिए सेम आता है क्योंकि जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है ना, और फिर अपन उसको मास से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन सबका जी आता है, सबका एक्सेलरेशन जी आता है। लेकिन यहाँ पर आपने अलग से 1 ऐड किया है, यहाँ पर भी, और 20 + 1 में भी 1 ऐड किया है, ठीक है ना। इस 1 के एडिशन की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है। और ये 1 जो है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल नहीं है। M1 वाले ब्लॉक पे भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और M2 वाले ब्लॉक पे भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन सेम कैसे आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर ये F और F1 F2 होता और दोनों की वैल्यू उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होती, उस केस में एक्सेलरेशन A1 और A2 सेम आता। चाहो तो ऐसा कुछ अज्यूम करके F1 और F2 की वैल्यू निकाल के एक्सेलरेशन निकालना सेम आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार बोर मत होना, बोर इन द सेंस मैं क्वेश्चन की जो डिमांड है उससे थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सीखो। खाली क्वेश्चन को सॉल्व करना और खुश हो जाना कि मैंने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। क्वेश्चन की पूरी अच्छे से एनालिसिस होनी चाहिए, तभी आप सीखेंगे फिज़िक्स, है ना। तो बाय बाय।